हेलो हाय एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। वेलकम टू द हाइट्स के आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं गुप्तोत्तर काल के बारे में, अर्थात हम चर्चा करने वाले हैं पोस्ट गुप्ता एज के बारे में। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ा था। गुप्त साम्राज्य का विस्तृत रूप से हमने अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत हमने गुप्त साम्राज्य के प्रशासनिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, इन क्षेत्रों में विस्तृत रूप से अध्ययन किया था। साथ ही साथ हमने गुप्तकालीन कला एवं साहित्य के क्षेत्र को भी पढ़ा था, उसके बारे में भी विस्तृत रूप से अध्ययन किया था। आप उस लेक्चर सीरीज को जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से गुप्त साम्राज्य काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, निश्चित तौर पर पूछे ही जाते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो आइए अपना कॉपी पेन उठाइए और हेडिंग डालिए गुप्तोत्तर काल पोस्ट गुप्ता एज। विदाउट एनी फर्दर डिले हम लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले एक जरूरी सूचना, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे लेक्चर के अंत में, लेक्चर के आखिर में हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो अभी तो आप लेक्चर हेडिंग डालिए और लेक्चर को अटेंड कीजिए। गुप्तोत्तर काल लिखेंगे आप, पोस्ट गुप्ता एज। दोस्तों, 550 ईस्वी के बाद में जब गुप्त वंश का पतन हो जाता है, गुप्त वंश के अंतिम शासक कौन थे? विष्णुगुप्त, जैसा कि हमने गुप्त साम्राज्य में देखा था। तो विष्णुगुप्त की मृत्यु के बाद में गुप्त वंश का पतन हो जाता है। गुप्त वंश के पतन के बाद में उत्तर भारत के क्षेत्र में एक नवीन चेतना, नवीन प्रवृत्ति का प्रादुर्भाव होने लगता है। ये नवीन चेतना या नवीन प्रवृत्ति कोई नई नहीं थी, कहने में आता है नवीन प्रवृत्ति, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम के बाद में ये प्रवृत्ति जन्म लेती है। ये प्रवृत्ति कैसी थी? तो ये प्रवृत्ति थी विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति, क्षेत्रीयता की प्रवृत्ति, डिसेंट्रलाइजेशन की प्रवृत्ति, या फिर कह सकते हैं टेरिटोरियलिटी की प्रवृत्ति। विकेंद्रीकरण अर्थात छोटे छोटे राजवंशों का उदय इस क्षेत्र में होने लगा था। विकेंद्रीकरण का मतलब ये है कि एक केंद्र की जो सत्ता थी वो समाप्त हो गई थी। यही स्थिति हमने उत्तर भारत के क्षेत्रों में कब कब देखी? हमने मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद देखी, हमने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद में देखी थी, हमने गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद में देखी। क्या होता है इस प्रवृत्ति के अंतर्गत? इस प्रवृत्ति के अंतर्गत ये होता है दोस्तों कि जब भी एक बड़े साम्राज्य, एक स्थिर साम्राज्य या स्थिर राजतंत्र का पतन होता है, तो वहाँ के जो एरिया होते हैं वो क्या होते हैं? छोटे छोटे राजवंशों या छोटे छोटे साम्राज्यों में उदित हो जाते हैं। गुप्त साम्राज्य क्या था? हमने गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत देखा कि इसका क्षेत्र काफ़ी विस्तारित हो गया था। गुप्त साम्राज्य लगभग पूरे उत्तर भारत में इसने शासन कर लिया था या अपने क्षेत्र को विस्तारित कर लिया था। अब क्या होता है, जब पतन होता है तो हमने ये भी देखा था कि गुप्त जो शासक थे उन्होंने अधीनस्थ सामंत बनाए थे। अब ये अधीनस्थ सामंत क्या करते हैं दोस्तों? गुप्त वंश के पतन के बाद में स्वयं का स्वतंत्र साम्राज्य बना लेते हैं, स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं, अपने साम्राज्यों पर शासन करने लगते हैं। इस तरह उत्तर भारत के क्षेत्रों में नए नए राजवंश, कई राजवंशों का उदय हो जाता है। यही है विकेंद्रीकरण की स्थिति, यही है क्षेत्रीयता। इसे ही डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है, टेरिटोरियलिटी कहा जाता है। देखिए, हम मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं ताकि चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। आप लोग भी नक्शा बनाएंगे ताकि आपको वो याद रहेगा, ठीक है। एक रफ मैप बनाते हैं इंडिया का, चीज़ों को समझने के लिए। ये समझ लीजिए उत्तर भारत का क्षेत्र, इंडिया का, ठीक है दोस्तों। रफ मैप के माध्यम से समझते हैं ताकि चीज़ें अच्छे से, बेहतर तरीके से समझ में आए। अब क्या होता है दोस्तों कि जो हमारा गुप्त साम्राज्य था, ठीक है, मगध जो बिहार वाला एक क्षेत्र है, यहाँ पे साम्राज्य था, गुप्त साम्राज्य यहाँ पे विद्यमान था, और इसने लगभग पूरे उत्तर भारत में क्या कर लिया था? अपना शासन स्थापित कर लिया था, विस्तार। अब जैसे ही 550 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन हो जाता है, पतन होने के बाद में क्या होता है कि यहाँ पर जितने भी अधीनस्थ सामंत थे गुप्त साम्राज्य के, जिन क्षेत्रों को इन्होंने जीता था और अधीनस्थ सामंत बनाए थे, वे लोग क्या करते हैं? वे लोग स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं,
स्वतंत्र घोषित कर देते हैं और अपने अपने साम्राज्य को स्थापित करके शासन चलाने लगते हैं। इससे क्या हुआ दोस्तों, इससे कई छोटे छोटे साम्राज्यों का यहाँ पर उदय हो गया। इसे ही विकेंद्रीकरण कहते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। अब केंद्र का शासन नहीं रहा, पहले गुप्त साम्राज्य था तो इतने पूरे एरिया में गुप्त साम्राज्य ही केवल शासन कर रहा था। मतलब क्या था, एक केंद्र, एक निश्चित केंद्र था मगध, लेकिन अब अलग अलग साम्राज्यों का निर्माण हो गया और अलग अलग राजधानियां उनकी बन गई और छोटे छोटे एरिया में ये अपना शासन संभालने लगे थे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है क्षेत्रीयता, क्या है विकेंद्रीकरण, अर्थात क्या है टेरिटोरियलिटी, क्या है डिसेंट्रलाइजेशन। तो ये चीज होती है डिसेंट्रलाइजेशन, टेरिटोरियलिटी। अब दोस्तों हम गुप्तोत्तर काल में उन सभी राजवंशों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, उन सभी राजवंशों को देखने वाले हैं कि कौन कौन से राजवंशों का उदय हुआ था। प्रमुख राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे, सारे राजवंशों के बारे में नहीं अध्ययन करेंगे क्योंकि एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में ही अध्ययन करेंगे। तो एक और बार मैप बना लेते हैं, मैप से समझने की कोशिश करते हैं। रफ मैप बन रहा है दोस्तों, तो आप उसमें इतना ज़्यादा सोचिएगा मत कि यहाँ पे ये गलत बनाई है। हमें एक चीज़ें, एक लोकेशन समझनी है यहाँ पे। अब दोस्तों जैसा मैंने बताया कि गुप्त वंश का पतन हो गया था 550 ईस्वी में। अब तक हमने जब हिस्ट्री को पढ़ा, जितना हमने समझा, उसमें हमने देखा था कि उत्तर भारत के क्षेत्रों में जितने भी बड़े बड़े साम्राज्य हैं, उन्होंने यदि केंद्रीकृत शासन की स्थापना हुई उत्तर भारत के क्षेत्रों में, भारत में या प्रायद्वीपीय भारतीय क्षेत्र में, तो उत्तर भारत के क्षेत्र में ही स्थिर राजनीतिक या राजतंत्र देखने को हमें मिलता है। लेकिन पहली बार गुप्त वंश के पतन के बाद में दक्षिण भारत के क्षेत्र में भी स्थिर राजनीति का उदय होता है, एक स्थिर राजतंत्र का उदय होता है और यहाँ पर अस्थिरता आ जाती है उत्तर भारत के क्षेत्र में। अब तक जितने भी बड़े राजतंत्र आए थे, हमने देखा था कि उन्होंने मगध साम्राज्य पर शासन किया था, ठीक है, और मगध पर स्थिर राजतंत्र बनाया था अपना। लेकिन गुप्तोत्तर काल के पतन के बाद, गुप्तोत्तर काल में या फिर गुप्त वंश के पतन के बाद में, कौन सा समय, 550 ईस्वी से लगभग 750 ईस्वी, इन 200 वर्षों में हमें उत्तर भारत के क्षेत्र में तो अराजकता या फिर विकेंद्रीकरण देखने को मिलता है, लेकिन इसी समय दक्षिण भारत में पहली बार हमें स्थिर राजतंत्र देखने को मिलता है। दक्षिण भारत के क्षेत्र में, मतलब यहाँ पे जो राजवंश उदित होते हैं वे स्थिर राजतंत्र बनाते हैं। इस समय पर कौन कौन से यहाँ पे राजवंश थे, तो यहाँ मुख्य रूप से या शक्तिशाली राजवंश थे चालुक्य और पल्लव। ये दो राजवंश थे जो कि काफी शक्तिशाली यहाँ पर थे। तो ये तो दक्षिण भारत के एरिया की बात हो गई जब गुप्त वंश का पतन होता है, गुप्त काल का पतन होता है। लेकिन इसी समय पर उत्तर भारत में क्या स्थिति थी, आज हम इसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। दक्षिण भारत के बारे में हम इसके बाद में अध्ययन करेंगे कि इस समय पर अर्थात गुप्तोत्तर काल में दक्षिण भारत का क्षेत्र, यहाँ पे कौन कौन से राजवंश थे और यहाँ का राजतंत्र किस तरह चल रहा था। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। मैंने थोड़ा सा इसलिए बता दिया ताकि चीज़ें आपको अच्छे से बेहतर तरीके से समझ में आ जाए कि उत्तर भारत में क्या चल रहा था गुप्त वंश के पतन के बाद में और दक्षिण भारत में क्या चल रहा था। तो गुप्तोत्तर काल में या गुप्त वंश के पतन के बाद में उत्तर भारत की जो स्थिति थी वो अराजकता की हो गई थी, क्योंकि एक बड़े साम्राज्य का पतन हो गया था, बड़ा साम्राज्य खत्म हो गया था, इसलिए यहाँ छोटे छोटे राजवंश उभर कर आ गए थे। लेकिन दक्षिण भारत में इसी समय पर एक स्थिर राजतंत्र देखने को मिलता है। चालुक्य वंश और पल्लव वंश एक शक्तिशाली राजवंश उदित हुए थे। तो आइए, अभी तो हमें उत्तर भारत की स्थिति के बारे में चर्चा करनी है, तो देख लेते हैं कि किन किन राजवंशों का उदय होता है गुप्तोत्तर काल में। तो गुप्त वंश के पतन के बाद में आप लिखेंगे प्रमुख राजवंश, गुप्तोत्तर काल के प्रमुख राजवंश। ये डाल दिया आपने हेडिंग, उसके बाद में आप लिखेंगे बारी बारी से, देखते हैं, है ना। तो पहले हम यहाँ मैप में देख लेते हैं कि कौन कौन से राजवंश उदित हुए थे।
तो दोस्तों पहला राजवंश गुजरात में उदित हुआ था। गुजरात जो वर्तमान गुजरात का क्षेत्र है ना, यहाँ पर उदित हुआ था वल्लभी राजवंश। ठीक है, वल्लभी के क्षेत्र में राजवंश का नाम था मैत्रक वंश। ठीक है, तो वल्लभी में, यहाँ पे है वल्लभी, गुजरात के वल्लभी में मैत्रक वंश का उदय हुआ था, मैत्रक वंश। ठीक है, इस समय पर पंजाब, गुप्तोत्तर काल में पंजाब में हुण आ गए थे। तो पंजाब वाले क्षेत्र में, पंजाब वाले क्षेत्र में कौन आ गए थे? हुण। ठीक है, हरियाणा पंजाब के नीचे, जो कि पंजाब से ही अलग होकर बना हुआ राज्य है, हरियाणा में थानेश्वर जो जगह है फ्रेंड्स, यहाँ पर पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश उदित हुआ था। ठीक है, थानेश्वर में, हरियाणा के थानेश्वर में। वर्तमान राज्य इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको लोकेशंस बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी। तो जो थानेश्वर हरियाणा वाला क्षेत्र था थानेश्वर, यहाँ पर वर्धन वंश आ गया था, वर्धन वंश। ठीक है, वर्धन वंश, यही पुष्यभूति वंश है। ठीक है, इसका एक अन्य नाम क्या है? पुष्यभूति वंश, और दूसरा नाम वर्धन वंश। इसी के नीचे उत्तर भारत के क्षेत्र में, अर्थात उत्तर प्रदेश जो राज्य है, इस क्षेत्र में कन्नौज, कन्नौज जो स्थान है, कन्नौज, यहाँ पर मोखरी वंश या मोखरी डायनेस्टी उदित हुई थी। देखिए कितनी सारी वंश उदित हो गए, ये छोटे छोटे। जबकि जब गुप्त साम्राज्य था तो केवल गुप्त साम्राज्य मगध पर शासन कर रहा था और इतने क्षेत्र पर उसका ही एकलौता अधिकार हुआ करता था, अर्थात केंद्रीकृत शासन था। और यहाँ पे अब हमें विकेंद्रीकरण देखने को मिल रहा है, क्षेत्रीयता देखने को मिल रही है। तो कन्नौज पर कौन सा था? मोखरी वंश, मोखरी वंश। आप भी मैप बनाएंगे और ऐसे लोकेशन को डाल लेंगे। ठीक है, ताकि आपको याद रहे कि कौन सा राज्य कहाँ पर उदित हुआ था, क्योंकि काफ़ी राज्य बहुत ज़्यादा यहाँ पर विकेंद्रीकरण हो गया था, छोटे छोटे राजवंशों का उदय हो गया था। तो कन्नौज में मोखरी वंश, कन्नौज के नीचे ही मगध और मालवा का क्षेत्र, जो मध्य प्रदेश है और उत्तर प्रदेश का मिश्रित क्षेत्र था एक। ठीक है, यहाँ का मगध बिहार का क्षेत्र बोल सकते हो। तो बिहार और मध्य प्रदेश का जो उत्तरी हिस्सा है, यहाँ के क्षेत्र में उत्तर गुप्त वंश आ गया था। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे इस क्षेत्र का नाम? मगध, मगध मालवा क्षेत्र। ठीक है, कौन सा राजवंश हो जाएगा? मगध मालवा क्षेत्र। और यहाँ पर वंश कौन सा हो जाएगा? तो वंश है उत्तर गुप्त वंश, उत्तर गुप्त वंश। और मध्य प्रदेश के जो क्षेत्र, जो पश्चिमी क्षेत्र है, ये मालवा का क्षेत्र कहा जाता है। आप लोगों को पता होगा, मैक्सिमम लोगों को, जिन्हें नहीं पता है तो मध्य प्रदेश का मैप देखिए, उसका जो पश्चिमी भूभाग है वो मालवा का क्षेत्र कहा जाता है। तो उस क्षेत्र में, या अर्थात मालवा में, अभी हमने मगध मालवा क्षेत्र देखा था और ये मालवा क्षेत्र है। तो मालवा क्षेत्र में कौन सा राजवंश आया था? तो यशोधर्मन शासक थे, उन्होंने अपना वंश यहाँ पे, या वर्धन वंश बोल सकते हैं। वर्धन वंश तो ये था, खैर यहाँ के शासक का नाम लिख लेंगे आप, मालवा वंश लिख लेंगे। वंश यदि लिखे तो मालवा वंश लिख लेंगे, और शासक का नाम यहाँ जो था वो था यशोधर्मन। ठीक है, यशोधर्मन। इस समय बंगाल के क्षेत्र में, ठीक है, ये यहाँ पे पूरा इस तरह तो था ही नहीं भारत, भारत बिल्कुल ऐसे बड़ा सा फैला हुआ था, है ना। इस समय पर ये कुछ यहाँ पे भी बाउंडेशंस नहीं थी। आप लोगों को पता ही होगा, प्राचीन भारत कई बार हमने पढ़ा है कि ये पूरा एरिया कैसे खुला हुआ था, ऐसे खुला हुआ था ये, ऐसे। ठीक है, ऐसे। और यहाँ का क्षेत्र भी काफ़ी विस्तृत था, ऐसे। मतलब बंगाल, जो ये बंगाल का क्षेत्र है, ये पूरा भारत के अंतर्गत ही आता था। तो ये यहाँ पर बंगाल वाले क्षेत्र में, यहाँ पे गौड़ वंश था। ठीक है, गौड़ वंश, गौड़ वंश। और यहाँ के महत्वपूर्ण शासक थे शशांक, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। ये चीज़ें मैं इसलिए समझा रही हूँ दोस्तों, क्योंकि एक स्टोरी यहाँ से चालू होने वाली है, एक स्टोरी स्टार्ट होने वाली है। तो यदि हमें लोकेशंस पता होगी तो हम बहुत अच्छे तरीके से इसे समझ पाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से आपको ये याद हो जाएगी। थोड़ा टफ लग रहा होगा, लेकिन आप धीरे धीरे लेक्चर को देखते जाइए तो आपको चीज़ें सरलता से समझ में आने लगेगी। गौड़ वंश था यहाँ पे। यहाँ पर जो असम वाला भूभाग है दोस्तों, मैप में आप देखिएगा, असम वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को कामरूप कहा जाता था, कामरूप। ठीक है,
कामरूप क्षेत्र के नाम से ये जाना जाता था, असम वाला भूभाग। और यहाँ के जो शासक थे, यहाँ पे कौन सा वंश था, यहाँ के शासक थे भास्कर सेन थे। मैं एक बार फिर से क्लियर करके आपको बता दूंगी, ये भास्कर सेन ही है या कौन है, देख लेते हैं हम। सॉरी, भास्कर वर्धन थे। ठीक है, भास्कर सेन नहीं, भास्कर वर्धन थे यहाँ के शासक। ठीक है, और वंश कौन सा था, तो वही कामरूप वंश था। यहाँ पे कामरूप में कामरूप वंश और भास्कर वर्धन यहाँ के शासक, महत्वपूर्ण शासक थे। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी कि कौन सा क्षेत्र कहाँ पर। अब देखिए कैसे विकेंद्रीकरण हो गया, कितने सारे राजतंत्र हो गए। केवल उत्तर भारत की बात करें, अभी हम दक्षिण भारत में तो गए ही नहीं है, ये गुप्तोत्तर काल में केवल हम उत्तर भारत के क्षेत्रों की बात कर रहे हैं। तो कितने सारे राजवंश यहाँ पर उदित हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ के क्षेत्र में हम देखेंगे तो गुजरात, जो वर्तमान राज्य गुजरात है, वहाँ वल्लभी में मैत्रक वंश आ गया। पंजाब में हुण आ गए थे। थानेश्वर जो हरियाणा वाला पार्ट है, यहाँ पे वर्धन वंश का शासन था। नीचे कन्नौज में मोखरी वंश। मगध मालवा के क्षेत्र में उत्तर गुप्त वंश आ गया था। मालवा के क्षेत्र में यशोधर्मन आ गए थे शासन करने के लिए मालवा वंश पे। और यहाँ बंगाल वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पे गौड़ वंश की उत्पत्ति हो गई थी। और मुख्य शासक का नाम याद रखेंगे, शशांक। और यहाँ पे कामरूप क्षेत्र में भास्कर वर्धन शासन कर रहे थे। कामरूप क्षेत्र अर्थात वर्तमान का असम राज्य। ठीक है, तो ये लोकेशंस आपने आई होप नोट डाउन कर ली होगी और मैप बना लिया होगा। अब इसको हम मिटाते हैं, वाइंड अप करते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि अच्छे से नोट्स बन जाए आपका। अब इनके नाम लिख लीजिएगा ताकि चीज़ें याद रहे। ये तो बना ही लिया आपने मैप। गुप्तोत्तर काल के प्रमुख राजवंश कौन कौन से थे, अभी हमने क्या क्या देखा, हमने देखा उन राजवंशों में वल्लभी में मैत्रक वंश मैत्रक वंश। ठीक है, वल्लभी के क्षेत्र में। पंजाब में हुण आ गए थे। हुण आक्रमण हो गया था, हुण आ गए थे। ब्लैक से लिख रही हूँ फ्रेंड्स क्योंकि वो इंक खत्म हो गया है, ब्लू वाला। तो पंजाब में हुण आ गए थे। और आपके हरियाणा वाला क्षेत्र कौन सा था, थानेश्वर। तो आप थानेश्वर ही लिखेंगे, केवल याद रखेंगे कि हरियाणा राज्य में ही है थानेश्वर। ठीक है, तो थानेश्वर में पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। पुष्यभूति वंश बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसके बारे में हमें विस्तृत रूप से पढ़ना है। इसी वंश से संबंधित एक स्टोरी है, उसे समझना है, इसीलिए इतनी सारी चीज़ें हो रही है दोस्तों। तो थानेश्वर में पुष्यभूति वंश या फिर ऑब्लिक करके लिखेंगे वर्धन वंश। दोनों को याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में दोनों पुष्यभूति वंश या फिर वर्धन वंश दोनों ही नाम आ जाते हैं। तो वर्धन वंश। ठीक है, कन्नौज पर मोखरी वंश। कन्नौज में मोखरी वंश का उदय हुआ था। नेक्स्ट है आपका मगध मालवा क्षेत्र। तो मगध मालवा क्षेत्र में कौन सा राजवंश आ गया था, उत्तर गुप्त वंश। ठीक है, मगध मालवा क्षेत्र में, तो मगध मालवा क्षेत्र में आ गया था। ये तो नोट डाउन कर लिया होगा आपने। थानेश्वर में पुष्यभूति या वर्धन वंश, उसके बाद में कन्नौज में मोखरी वंश आ गया था। अब आप लिखेंगे नेक्स्ट मगध मालवा वंश। मगध मालवा वंश, मालवा क्षेत्र, सॉरी मगध मालवा क्षेत्र। इस क्षेत्र में आ गए थे आपके उत्तर गुप्त वंश। उत्तर गुप्त वंश। ठीक है, उत्तर गुप्त अर्थात गुप्तों के बाद के वंश। यहाँ पे उत्तर गुप्त वंश इसीलिए नाम दिया गया है। पढ़ेंगे हम इनके बारे में भी विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो मगध मालवा क्षेत्र, उत्तर गुप्त वंश। नेक्स्ट आप लिखेंगे मालवा क्षेत्र में। तो मालवा क्षेत्र में कौन सा आ गया था आपका, मालवा वंश आ गया था, मालवा वंश। ठीक है, जिसमें यशोधर्मन प्रमुख शासक थे। ठीक है, मालवा वंश। इसके बाद में हम बात करते हैं बंगाल के क्षेत्र में कौन आ गया था, बंगाल के क्षेत्र में आ गया था आपका गौड़ वंश। ठीक है, बंगाल के क्षेत्र में क्या लिखेंगे, गौड़ वंश का नाम लिखेंगे। यहाँ पे केवल क्षेत्र और वंशों के नाम लिख लीजिए आप,
प्रमुख वंश, ताकि हमें पता चल जाए कि गुप्तोत्तर काल में कौन कौन से प्रमुख राजवंश उदित हुए थे। तो बंगाल में गौड़ वंश आ गया था, गौड़ वंश। और नेक्स्ट आप लिखेंगे कामरूप, कामरूप क्षेत्र में कामरूप वंश। ठीक है, तो ये सारे राजवंश उदित हो गए थे जो कि विकेंद्रीकरण या क्षेत्रीयता की स्थिति को प्रदर्शित कर रहे हैं कि कितने राजवंश आ गए थे, जबकि गुप्त साम्राज्य के समय पर केवल गुप्त वंश था और वो इतने बड़े साम्राज्य को संभाल रहा था। अब छोटे 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 राजवंशों का उदय हो गया। अब बारी बारी से हर राजवंश के बारे में हम डिटेल से पढ़ लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है और काफ़ी क्रिटिकल हो जाता है ऐसे पढ़ना। जब हम पढ़ते हैं ना दोस्तों किताब उठा के, वैसे किताब से पढ़ा हुआ बहुत अच्छा होता है। आप किसी भी बुक को, हिस्ट्री की, आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इंडियन हिस्ट्री की किसी भी बुक को मैं बुरा नहीं बोल रही हूँ, सारी बुक्स बहुत अच्छी होती है और विस्तृत रूप से उसमें लिखा होता है। लेकिन क्या होता है दोस्तों कि जब हम पढ़ते हैं तो चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हमें समझ में नहीं आती, क्योंकि ये इतिहास है। यदि हम इसे क्रमवार नहीं पढ़ेंगे तो हमें थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो यहाँ पर अध्ययन करने से क्या होगा दोस्तों, ऐसे पढ़ लेने के बाद में यदि आप बुक से रीडिंग करते हैं या जिस भी चीज़ से आप पढ़ रहे हैं, नोट्स से पढ़ रहे हैं, तो चीज़ें आपको पहले से पता होती है और बहुत ईजीली समझ में आ जाती हैं। जब आप पढ़ेंगे ना दोस्तों इस चैप्टर को अपनी बुक में या अपने नोट्स में, तो आपको ये सारी चीज़ें आएंगी। मोखरी वंश आएगा, मैत्रक वंश आएगा, वल्लभी, कन्नौज, वर्धन वंश, थानेश्वर, ये सभी वर्ड सुनने में मिलेंगे और आपको इतना अच्छा लगेगा और इतने अच्छे से समझ में आएगा फिर वो, और लंबे समय तक आपको याद रहने वाला है। तो आइए अब हम एक एक वंश के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे वल्लभी का मैत्रक वंश। वल्लभी का मैत्रक वंश, इसके बारे में क्या क्या विशेषता है इसके देख लेते हैं। तो दोस्तों वल्लभी का मैत्रक वंश आपको मैंने बता ही दिया, गुजरात राज्य में स्थित है वल्लभी। इसमें 3 प्रमुख शासक हुए, हम उनके बारे में अध्ययन करेंगे। कौन कौन? भट्टारक एक शासक हुए, एक शासक हुए आपके ध्रुवसेन द्वितीय, ध्रुवसेन द्वितीय सेकंड, और एक हुए शिलागुप्त। ठीक है, शिलागुप्त। पहले तो आप हेडिंग डाल लेंगे वर्तमान गुजरात राज्य, वल्लभी वर्तमान गुजरात राज्य में स्थित था। दूसरा संस्थापक, तो इसके संस्थापक कौन हुए, फाउंडर कौन हुए इस वंश के? तो भट्टारक इसके फाउंडर हुए। तो मैत्रक वंश के संस्थापक का नाम हुआ भट्टारक। भट्टारक मैत्रक वंश के ये जो वंश था ये बौद्ध अनुयायी था। ठीक है, बौद्ध धर्म का अनुयायी थे ये लोग, बौद्ध धर्म के अनुयायी। दोस्तों ये भट्टारक के बारे में एक और चीज नोट डाउन करेंगे आप। ये जो भट्टारक थे ये गुप्तकालीन सैन्य जो सेना थी उनके अधिकारी हुआ करते थे भट्टारक। ठीक है, कौन हुआ करते थे ये? गुप्तकालीन सेना के अधिकारी, सैन्य अधिकारी, गुप्तकालीन सेना के प्रमुख सैन्य अधिकारी थे ये, सैन्य अधिकारी। जैसे ही गुप्त काल का गुप्त वंश का पतन हो जाता है तो ये खुद अपना एक साम्राज्य स्थापित कर लेते हैं। तो गुप्तकालीन सेना के प्रमुख सैन्य अधिकारी थे ये भट्टारक। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लेंगे। ठीक है, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इनके वंश में ध्रुवसेन द्वितीय एक शक्तिशाली शासक बनकर उभर कर आए थे। तो शक्तिशाली शासक कौन थे इस वंश के? शक्तिशाली शासक थे शासक ध्रुवसेन थे, ध्रुवसेन द्वितीय, ये शक्तिशाली शासक बनकर उभर कर आए थे। शिलागुप्त, तो इस वंश के अंतिम शासक होंगे आपके शिलागुप्त। तो अंतिम शासक शिलागुप्त थे, अंतिम शासक शिलागुप्त। तो यही इंपॉर्टेंट चीजें थी मैत्रक वंश के बारे में। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे हमारे वंश के बारे में, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम में जो पूछी जाती है। तो क्या क्या देखा, जो ये वल्लभी का क्षेत्र था वर्तमान गुजरात राज्य में आता है। इसके संस्थापक भट्टारक हुए, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे ये लोग। शक्तिशाली शासक मैत्रक वंश का ध्रुवसेन द्वितीय हुआ था और अंतिम शासक शिलागुप्त हुए थे। मैत्रक वंश के अंतर्गत वल्लभी में एक विश्वविद्यालय बना था, वल्लभी विश्वविद्यालय।
ठीक है, वल्लभी विश्वविद्यालय। अब तक आपने प्राचीन इतिहास में जो विश्वविद्यालय के नाम सुने होंगे वे होंगे तक्षशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय प्राचीन इतिहास का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय यदि भारत का था तो वो था तक्षशिला विश्वविद्यालय। और नालंदा विश्वविद्यालय काफ़ी फेमस, काफ़ी प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हुआ करता था। विदेशों से लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे नालंदा विश्वविद्यालय में। वल्लभी विश्वविद्यालय की खासियत क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर पढ़ने वाला जो भी छात्र होता था अधिकतर प्रशासनिक पद पर उन लोगों का चयन हुआ है इतिहास में। प्राचीन इतिहास की बात कर रहे हैं ना, जैसे राजवंशों के मंत्री परिषद होती थी, वहाँ पे चयन हुआ जाता है ना, योग्य अधिकार जो योग्य अधिकारी होता था उसी को चयनित करते थे। तो वे प्रशासनिक अधिकारी अधिकतर वल्लभी विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हुआ करते थे, वल्लभी विश्वविद्यालय के छात्र हुआ करते थे, इसलिए ये काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था। ठीक है, तक्षशिला प्राचीन विश्वविद्यालय हो गया, नालंदा प्रसिद्ध उस समय का विश्वविद्यालय हो गया क्योंकि वहाँ विदेशों से भी छात्र पढ़ने आते थे। और वल्लभी विश्वविद्यालय इसलिए प्रसिद्ध हुआ था क्योंकि यहाँ के स्टूडेंट प्रशासनिक पदों पर सबसे अधिक चुने गए थे। तो इन्हीं के टाइम पे बना था, मैत्रक वंश के टाइम पे वल्लभी विश्वविद्यालय। तो ये बात हो गई वल्लभी का मैत्रक वंश के बारे में। अब नेक्स्ट आप डालेंगे पंजाब में। देख लेते हैं पंजाब में कौन थे इस समय पे गुप्तोत्तर काल में, तो पंजाब में हुण आ गए थे, तो उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डाल लेंगे आप, पंजाब क्षेत्र में हुण, हुण शासन। ठीक है, हुण या हुण राजवंश या हुण शासन, कुछ भी आप डाल लीजिए। हुण कौन थे? हुण मध्य एशिया क्षेत्र से भारत में आए थे। कहाँ से आते हैं ये आते हैं मध्य एशिया के क्षेत्र में। अगर आपने पहले के लेक्चर्स अटेंड किए होंगे तो आपको पता होगा कि मध्य एशिया का क्षेत्र कौन सा क्षेत्र होता है। तो मध्य एशिया के क्षेत्र से आए थे। हुण जो होते हैं इन्हें मध्य एशिया में हिंगनू नाम से भी जाना जाता है। हिंगनू, इनका एक नाम, अन्य नाम क्या था? हिंगनू। ये चीनी साम्राज्य, चीनी राजवंश, मतलब चीन के एरिया से ये आता है। ठीक है, हिंगनू। आपने जब कुषाण वंश पढ़ा होगा तो मैंने उसमें बताया था कि मध्य एशिया के क्षेत्र में कुषाण वंश जो यूची जाति थी वो भी निवास किया करती थी, और यूची जाति को वहाँ से खदेड़ दिया जाता है हिंगनू राजवंश के द्वारा। हिंगनू ये वही है। ठीक है, ये हुण जो है ये वही हिंगनू है जो यूची जाति को वहाँ से खदेड़ देते हैं। और यूची जाति जो कि 5 राजघरानों में विभक्त थी, जिसमें एक घराना था कुषाण वंश। ठीक है, क्वेनशांग जिसे कहा गया था, और हम क्या पुकारते हैं उसे, हम क्या उच्चारित करते हैं? कुषाण करते हैं। ठीक है, वो क्वेनशांग या यूची जाति जो खदेड़ी गई थी वो इन्हीं लोगों के द्वारा खदेड़ी गई थी, उन्हें बाहर निकाल दिया गया था, और वे फिर मध्य एशिया से घूमते हुए अफगानिस्तान होते हुए भारत में प्रवेश करते हैं। कुषाण वंश भारत में अपने पैर पसारता है। तो ये हिंगनू लोग भी फिर भारत में आते हैं बाद में गुप्तोत्तर काल में, तो यहाँ पे ये अपना शासन कर लेते हैं। ठीक है, तो हिंगनू इनका एक अन्य नाम है, मध्य एशिया के क्षेत्र से आते हैं। ये खानाबदोश, खानाबदोश अर्थात क्या मतलब होता है खानाबदोश का आपको पता होगा, जो दर बदर भटकते हैं, एक स्थायी निवास उनका नहीं होता है, और अपना जहाँ पे भी ये कुछ टाइम के लिए रहे वहाँ पे अपना खाना ढूंढ लिया, खाना खाया, वहाँ सब फिनिश हुआ, दूसरा स्थान ढूंढा, वहाँ पे खाना खाया, वहाँ सब कुछ फिनिश हुआ, तीसरा स्थान, मतलब ऐसे दर बदर भटकते रहते। तो ये खानाबदोश और बर्बर प्रजाति थी। बर्बर मतलब नैतिकता नाम की कोई चीज़ नहीं थी इनमें, है ना, बर्बर प्रजाति हुआ करती थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पंजाब क्षेत्र में हुण लोगों के बारे में। ठीक है, तो ये पंजाब धीरे धीरे ये क्या गुप्त काल में ही आने लगे थे, इनके आक्रमण स्टार्ट हो गए थे। जब गुप्त साम्राज्य हमने पढ़ा था तो हमने देखा था, तो हुण आक्रमण होने लग गए थे। और हुण आक्रमण हिंगनू प्रजाति थी ये। ठीक है, और कहाँ के? चीनी मध्य एशिया से ये आए थे, चीन क्षेत्र से, और खानाबदोश और बर्बर प्रजाति हुआ करती थी। इतना ही हुण आक्रमण के बारे में। अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप, मध्य एशिया का क्षेत्र। यदि जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। मध्य एशिया का क्षेत्र अर्थात एशिया महाद्वीप में, पूरा एशिया महाद्वीप आप देख लीजिए मैप में, उसमें उत्तर कहाँ तक फैला हुआ क्षेत्र को मध्य एशिया का क्षेत्र कहा जाता है। तो एशिया महाद्वीप में उत्तर में रूस, दक्षिण में अफगानिस्तान, पूर्व में आपका चीन का क्षेत्र, चीन, और जो पश्चिम है वहाँ पे कैस्पियन सागर, तो
इतना बड़ा जो क्षेत्र है मैप में, इतना एरिया, ये मध्य एशिया का एरिया कहा जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, अब हम थानेश्वर का जो वर्धन वंश है जो हरियाणा में हुआ था उसे बाद में अध्ययन करेंगे, क्योंकि उसे विस्तृत रूप से हमें पढ़ना है, समझना है। अब उसे छोड़ते हुए हम कन्नौज के मोखरी वंश पे पहुंचते हैं, और उससे पहले हम मगध मालवा वाला क्षेत्र देखते हैं। तो मगध मालवा आप हेडिंग डाल लेंगे, मगध मालवा क्षेत्र। और यहाँ पे कौन सा था? उत्तर गुप्त वंश। उत्तर गुप्त वंश आ गया था यहाँ पे। उत्तर गुप्त वंश अर्थात गुप्त वंश के बाद का वंश। ये जो क्षेत्र है यहाँ पर गुप्त वंश का शासन हुआ करता था, लेकिन गुप्त वंश के पतन के बाद में जो राजवंश आए उन्होंने इस वंश का नाम उत्तर गुप्त वंश रख दिया। ठीक है, तो उत्तर गुप्त अर्थात क्या हो जाएगा आपका? गुप्त वंश के बाद का वंश। ठीक है, ये लोग कौन थे? तो ये गुप्त कालीन सामंत थे। ठीक है, या गुप्त वंश के अधीनस्थ सामंत थे। गुप्त वंश के अधीनस्थ सामंत थे। संस्थापक, तो उत्तर गुप्त वंश के संस्थापक कृष्णगुप्त हुए थे। संस्थापक का नाम लिखेंगे, संस्थापक थे कृष्णगुप्त। ठीक है, शक्तिशाली शासक, तो दो ऐसे शासक हुए उत्तर गुप्त वंश के अंतर्गत जिनका नाम इतिहास में लिया जाता है। तो वे शक्तिशाली शासक कौन थे? देखिए दोस्तों, शासक तो कई होते हैं, कई उत्तराधिकारी भी बनते हैं, कई राजा भी बनते हैं, लेकिन नाम उन्हीं का चलता है जो योग्य होते हैं। ठीक है, इतिहास उन्हीं को याद रखता है जो योग्य होते हैं, जिन्होंने कुछ अलग हटके काम किया होता है इतिहास में, है ना, उसी को इतिहास हमेशा याद रखता है। तो शक्तिशाली शासक यहाँ पे पूरा लिख लेंगे दोस्तों। कभी कभी क्या होता है कि मैं वर्ड अधूरे लिख देती हूँ, तो आप जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा आप नोट डाउन करेंगे। तो शक्तिशाली शासक इस उत्तर गुप्त वंश में दो हुए थे, देवगुप्त और एक हुए थे आदित्य सेन तथा आदित्य सेन। सबसे पहले हम आदित्य सेन की बात कर लेते हैं, इनकी क्या विशेषता है। तो आदित्य सेन, इन्होंने अपने शासनकाल में 3 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। ये इनकी प्रमुख विशेषता है, 3 अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ करवाना किसी शासक के लिए बहुत गर्व की बात होती थी, और बहुत जो शक्तिशाली शासक होते थे वे ही अश्वमेध यज्ञ करवाते थे। अगर आपको अश्वमेध यज्ञ के बारे में जानना है तो इतिहास में जो मैंने सबसे पहला लेक्चर जो बनाया था, प्राचीन इतिहास के स्रोत, उस लेक्चर को देखिए, उसमें मैंने यज्ञ के बारे में बताया है। उस लेक्चर को जरूर देखिएगा, काफ़ी अच्छा, काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर है वो। शक्तिशाली शासक देवगुप्त, आदित्य सेन ने 3 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। देवगुप्त, जब हम पुष्यभूति वंश के बारे में पढ़ेंगे उसमें इस राजा के बारे में वर्णन जरूर करेंगे। जब उस स्टोरी को देखेंगे तो मैं इस राजा के बारे में आपको बताने वाली हूँ, तब आपको समझ में आएगा कि ये शक्तिशाली शासक क्यों था और क्यों ये इतना प्रसिद्ध हुआ था। तो तब हम इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। आप इसे याद रखिएगा, उत्तर गुप्त वंश के देवगुप्त को। ठीक है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। उत्तर गुप्त वंश, अच्छा, ये किस धर्म के अनुयायी थे? तो ये लोग वैष्णव धर्म के अनुयायी हुआ करते थे। कौन सा धर्म? वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। वैष्णव धर्म के अनुयायी ये लोग हुआ करते थे। तो ये चीज़ें हो गई मगध मालवा क्षेत्र उत्तर गुप्त वंश के बारे में। अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे। आई होप इतना नोट डाउन कर लिया होगा। क्या क्या देखा हमने? उत्तर गुप्त अर्थात गुप्त वंश के बाद का समय या बाद के वंश। गुप्त वंश के अधीनस्थ सामंत थे, ये अधीनस्थ सामंत हुआ करते थे। जैसे हमने गुप्त साम्राज्य पढ़ा था तो हमने देखा था कि गुप्त साम्राज्य के शासकों ने कई क्षेत्रों को विजित कर लिया था, लेकिन यातायात और संचार की कमी के कारण या फिर किसी भी एक उनकी कूटनीति के कारण उन्होंने
उन क्षेत्रों को पुनः उनके शासकों को दे दिया और उन शासकों को अपने अधीनस्थ सामंत बना लिया था। तो ये इसी तरह के अधीनस्थ सामंत हुआ करते थे, ठीक है, मगध मालवा क्षेत्र के राजवंश। संस्थापक कृष्णगुप्त हो गए, शक्तिशाली शासक देवगुप्त और आदित्य सेन हो गए। वैष्णव धर्म के ये लोग अनुयायी हुआ करते थे। अब नेक्स्ट आप डालेंगे मालवा क्षेत्र। मालवा क्षेत्र में मालवा वंश, नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप मालवा क्षेत्र, जो कि वर्तमान मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र है। मालवा वंश, राजस्थान और गुजरात वाला क्षेत्र भी इसके अंडर में ही आता था, लेकिन एक याद रखने की दृष्टिकोण से आप याद रखेंगे तो मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र मालवा क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। थोड़ा बहुत राजस्थान का एरिया, थोड़ा, क्योंकि उस टाइम पे तो ये राज्य नहीं हुआ करते थे ना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, ये चीज़ तो बाद में हुई थी अपने इंडिया में, लेकिन उस समय तो ये स्वतंत्र थे। सब कुछ जो क्षेत्र एरिया होता था, तो थोड़ा बहुत राजस्थान का एरिया, थोड़ा बहुत गुजरात का एरिया और मध्य प्रदेश, वर्तमान मध्य प्रदेश का संपूर्ण पश्चिमी क्षेत्र, ये सारा मालवा वंश इस पर क्या करता था, अपना शासन जमाए हुए था। तो मालवा वंश, इसके जो शासक हुए वो कौन हुए, यशोधर्मन। यशोधर्मन, ज़्यादा चीज़ें नहीं है इसके बारे में। यशोधर्मन, इनका अन्य नाम, एक अन्य नाम क्या था, किस नाम से प्रसिद्ध थे, तो अन्य नाम इनका हुआ यशोधर्मन का विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन, ठीक है, ये इनका दूसरा नाम है। इन्होंने इस वंश के शासकों ने कई उपाधियां धारण की थी, क्योंकि ये गुप्त शासकों से प्रभावित थे। तो कैसी उपाधियां धारण की इन्होंने धारण की राजाधिराज, ठीक है, राजाधिराज, परमेश्वर और नराधिपति, ऐसी उपाधियां इन्होंने धारण की थी जब इनका राजवंश निर्मित हुआ था। अच्छा, मालवा वंश के जो ये शासक थे, ये भी पूर्व में गुप्त काल के अधीनस्थ सामंत थे। ये लोग भी क्या थे, अधीनस्थ सामंत थे गुप्त शासन के, अधीनस्थ सामंत। मालवा वंश शैव धर्म के अनुयायी थे, ये शिव भक्त थे, शैव धर्म को काफी मानते थे, शैव धर्म के अनुयायी थे, शैव धर्म के अनुयायी, ठीक है, शिव भक्त हुआ करते थे, शैव धर्म के अनुयायी थे। इसीलिए इनके द्वारा जारी किए गए सिक्कों में नंदी और शिवलिंग जैसी चित्र हमें देखने को मिलते हैं। ऐसे चित्र इन्होंने अंकित करवाए थे अपने सिक्कों में, ठीक है, मालवा वंश के, जो बताता है कि ये शैव धर्म के अनुयायी थे, शिव भक्त हुआ करते थे। तो ये मालवा क्षेत्र के बारे में जानकारी हो गई। अब बंगाल के क्षेत्र में, तो वहाँ पे आप केवल इतना याद रखिए कि वहाँ पे गौड़ शासक हुआ करते थे और प्रमुख शक्तिशाली शासक वहाँ का था शशांक। कामरूप क्षेत्र, जो असम वाला, असम, वर्तमान के असम राज्य को कामरूप क्षेत्र कहा जाता था, कामरूप क्षेत्र का शक्तिशाली शासक कौन हुआ था, तो भास्कर वर्धन वहाँ का शक्तिशाली शासक हुआ करता था। अब हम बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट वंश के बारे में, जो कि है मोखरी वंश कन्नौज का। ये दो वंश काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक तो मोखरी वंश और एक पुष्यभूति वंश, जिसे हम वर्धन वंश के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम मोखरी वंश के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो कन्नौज का मोखरी वंश, हेडिंग डालेंगे आप, कन्नौज का मोखरी वंश, मोखरी वंश। अब दोस्तों, जो मैप आपने बनाया था इससे पहले व्हाइट बोर्ड पे बना हुआ था, उसमें आपने इसकी लोकेशन देखी होगी, कन्नौज कहाँ पर स्थित था। तो गंगा का मैदान वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर कन्नौज की स्थिति थी, अर्थात वर्तमान उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है लगभग वो, और थोड़ा सा नीचे भी बिहार वगैरह ये भी सम्मिलित हो जाते थे। जैसा कि मैंने बताया, वल्लभी कैसे गुजरात, मालवा कैसे राजस्थान वाला पार्ट, गुजरात वाला थोड़ा सा पार्ट, थोड़ा और मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र मिला के मालवा क्षेत्र बना हुआ था। उसी तरह कन्नौज गंगा के मैदान वाले क्षेत्र में स्थित था। चूँकि यहाँ पे गंगा नदी प्रवाहित होती थी। अब आपको पता है, जहाँ जल होगा, जहाँ अच्छे से नदी प्रवाहित होगी, वहाँ की जो भूमि है वो भी काफ़ी उपजाऊ होगी, और जल भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध था, और भूमि भी उपजाऊ भूमि थी। तो यहाँ की जो जनता है वो काफ़ी खुश थी। क्यों? क्योंकि उनका जो कृषि
का व्यवसाय था, काफ़ी अच्छा चलता था। अब जब जनता अच्छे से कार्य करेगी और अच्छे से धन अर्जन करेगी अपने व्यवसाय के द्वारा, तो वो अच्छे से टैक्स चुकाएगी, अपने जो शासन, जो राजवंश है, जो साम्राज्य है, उनको, जो प्रशासनिक व्यवस्था है, उन्हें अच्छे से अपना टैक्स चुकाएगी। और जब प्रशासनिक व्यवस्था में भर भर के टैक्स आएगा तो वो प्रशासन सुदृढ़ होगा, वो राजवंश सुदृढ़ होगा, वो साम्राज्य सुदृढ़ होगा, क्योंकि उसकी सैन्य व्यवस्था अच्छी होगी, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था होगी, आर्थिक व्यवस्था अच्छी होगी, हर क्षेत्र में वो उन्नति करेगा। इसी तरह जो कन्नौज राजवंश था, यहाँ की प्रजा भी काफ़ी उन्नति कर रही थी और आर्थिक क्षेत्र में काफ़ी उन्नतिशील क्षेत्र था। अब प्रजा की अर्थव्यवस्था अच्छी होगी, मतलब राजवंश की अर्थव्यवस्था अच्छी थी, कन्नौज काफ़ी प्रसिद्ध हो रहा था। ठीक है, कम काम करके भी काफ़ी उन्नति ये कर रहे थे, क्योंकि यहाँ की भूमि उपजाऊ थी, यहाँ जल था, किसी तरह की कोई समस्या नहीं हुआ करती थी। अब जब ये राजवंश इतना खुश था, इतना सफल था, इतना समृद्ध था, तो जो अन्य राजवंश थे उन्हें आग लगना जरूरी थी, उन्हें चिढ़ मचना जरूरी थी, अगर सरल शब्दों में मैं कहूँ तो। यहाँ वही कुछ घटनाएं हुई थी जिनके बारे में हम वर्णन करेंगे। पहले हम कन्नौज के मोखरी वंश की इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। मोखरी वंश जो कि गंगा के उत्तर मैदान के क्षेत्र में स्थित था। आप क्या लिखेंगे, पहली लाइन, गंगा के मैदानी क्षेत्र में स्थित। गुप्त वंश के सामंत थे ये, गुप्तकालीन अधीनस्थ सामंत हुआ करते थे ये। सामंत है ना। सफल राजवंश था। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप, सफल राजवंश इसलिए लिख लेंगे ताकि आपको चीजें याद रहे कि यहाँ पे काफी खुशहाली थी। तो सफल राजवंश था, सफल राजवंश। संस्थापक का नाम लिखेंगे हरिवर्मा। ठीक है, तो मोखरी वंश के संस्थापक कौन हुए, तो संस्थापक हुए, पूरा लिखेंगे दोस्तों। मैंने पहले भी कई दफा आपको कहा है कि मैं यहाँ केवल संस्थापक लिख रही हूँ, लेकिन आपको पूरा लिखना है, मोखरी वंश के संस्थापक, ताकि एग्जाम में यदि क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि मोखरी वंश का संस्थापक, तो आपके जबान पे, आपके दिमाग में वो चीज बिल्कुल क्लिक हो जाती है कि मोखरी वंश का संस्थापक कौन था, तो हरिवर्मा था। ठीक है, इस तरीके से तो संस्थापक हरिवर्मा, तो पूरा लिखेंगे मोखरी वंश, कन्नौज के मोखरी वंश के संस्थापक हुए हरिवर्मा। कई जगह पे ये जो इनका सरनेम था वर्मा, इसे वर्मन कहा जाता है, तो हरिवर्मा का नाम क्या हो जाता है, हरिवर्मन भी आता है, हरिवर्मन। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, वर्मा को वर्मन भी कहा जाता है। तो इसके जितने भी शासक हैं उनके नाम के पीछे वर्मा है, तो उन्हें वर्मन भी कहा जाता है वहाँ पे। तो हरिवर्मा कौन हुए, संस्थापक हुए। इनके बाद में, हरिवर्मा के बाद में शासक जो उत्तराधिकारी थे कौन कौन आए, तो हरिवर्मा के बाद में आदित्य वर्मा काफी सफल शासक हुए, ये भी क्योंकि क्षेत्र ही इतना उन्नतिशील था। आदित्य वर्मा के बाद में उत्तराधिकारी बने ईश्वर वर्मा। ठीक है, आप जब बुक पढ़ेंगे तो आपको ये सारे नाम आएंगे पढ़ने के लिए। तो आदित्य वर्मा अर्थात आदित्य वर्मन भी इन्हें कहा गया। उसके बाद में उत्तराधिकारी बनते हैं ईश्वर वर्मा अर्थात ईश्वर वर्मन। पहले हरिवर्मा के उत्तराधिकारी आदित्य वर्मा के उत्तराधिकारी ईश्वर वर्मा। अब दोस्तों, इनके शासक में एक शासक प्रमुख थे, अंतिम वर्मा। क्या नाम था, अंतिम वर्मा। अंतिम वर्मा ये शासक काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि यहीं से पुष्यभूति वंश अर्थात वर्धन वंश से इनके वैवाहिक संबंध बनना स्टार्ट हुए थे। तो अंतिम वर्मा के पुत्र होते हैं ग्रह वर्मा। अंतिम वर्मा, इसे अंतिम वर्मन नाम भी आता है ये। तो अंतिम वर्मा या अंतिम वर्मन के पुत्र होते हैं ग्रह वर्मा। इन्हीं का विवाह पुष्यभूति वंश की लड़की या राजकुमारी से होता है। तो ग्रह वर्मा, या फिर इसे एक और नाम से पुकारा जाता है ग्रह वर्मन। यहीं से स्टोरी स्टार्ट होगी दोस्तों, जो हम कल के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, काफ़ी मज़ा आएगा उसे पढ़ने में। तो यहीं से ग्रह वर्मन से ही वो लड़ाई चालू होती है, वो स्टोरी स्टार्ट होती है। तो ग्रह वर्मा नाम था। इन्हीं का विवाह होता है पुष्यभूति वंश के जो एक शासक हुए थे प्रभाकर वर्धन, उनकी पुत्री
राष्ट्री के साथ में इन्हीं का विवाह होता है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए ग्रहवर्मा ग्रहवर्मन। ये हो गया आपका कन्नौज के मोखरी वंश के बारे में। देख लेती हूँ थोड़ा सा कुछ अगर पॉइंट इससे रिलेटेड छूट गए हो तो। अच्छा, जो ईश्वर वर्मा के बारे में हमने देखा था, तो जौनपुर एक अभिलेख हुआ, उसमें राजाओं में सिंह कहा गया है ईश्वर वर्मा को। तो आप ईश्वर वर्मा में एक चीज़ ये भी लिख लेंगे, ईश्वर वर्मन या ईश्वर वर्मा के बारे में, कि जौनपुर अभिलेख में इनके बारे में लिखा गया है कि राजाओं में सिंह थे, जो कि इन्हें शक्तिशाली प्रदर्शित करते हैं कि ये शक्तिशाली राजा हुआ करते होंगे। राजाओं के सिंह, ऐसा लिखा गया है इनके बारे में। ठीक है, जौनपुर अभिलेख में। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। ग्रहवर्मा के बाद में इनकी जब मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में मोखरी वंश का पतन हो जाता है, मोखरी वंश टूट जाता है और यहीं से एक लड़ाई भी चालू होती है वर्धन वंश की भी, क्योंकि ये ग्रहवर्मा क्या थे, वर्धन वंश के दामाद हुआ करते थे, उनके जमाई हुआ करते थे। तो वो स्टोरी हम कल के लेक्चर में देखेंगे। आज के लेक्चर में हमने गुप्ता काल, जो गुप्तोत्तर काल है, उसके प्रमुख राजवंशों के बारे में पढ़ा। एक राजवंश रह गया है हमारा वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश, उसके बारे में हम कल डिटेल से पढ़ने वाले हैं कल के लेक्चर में। सो आई होप आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। आपको पता चला होगा कि गुप्त वंश का पतन होने के बाद में भारत की स्थिति क्या थी, उत्तर भारत की, विशेष रूप से उत्तर भारत के क्षेत्र में। दक्षिण भारत के क्षेत्र या उनके राजवंशों के बारे में अभी हमने अध्ययन नहीं किया। जब ये पूरा लेक्चर खत्म हो जाएगा उत्तर भारत के बारे में, गुप्तोत्तर काल के दक्षिण भारत के जो राजवंश है उनके बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करने वाले हैं, विस्तृत रूप से पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको लेक्चर, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए आप लोग कैसा लेक्चर लगा, ताकि मुझे भी समझ में आए कि आपको सीरीज़ कैसे लग रही है। मेरे द्वारा पढ़ाए गए लेक्चर्स आपको समझ में आ भी रहे हैं या नहीं, या फिर कुछ सुधार करने की आवश्यकता मुझे भी है, तो इन चीज़ों के बारे में मुझे पता चलेगा। अब बात करते हैं उस बात की जो मैं लेक्चर के आखिर में करने वाली थी। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि उन्हें BA प्रथम वर्ष के हिस्ट्री, जो इतिहास है, वो पढ़ना है डिटेल में, पूरा सिलेबस उन्हें पढ़ना है। तो यदि द हाइट्स इस चैनल की मैं बात करूँ तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का चैनल है, प्रतियोगिता परीक्षा का चैनल है। यहाँ पे प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाने वाले जो विषय हैं, जो टॉपिक्स हैं, उनके बारे में यहाँ अध्ययन करवाया जाता है। लेकिन यदि आप लोगों को समस्या है, आप लोगों को पढ़ना है मुझसे इतिहास, तो आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखिए। यदि आप लोगों के जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा होगी, ज़्यादा लोग होंगे पढ़ने वाले, तो मैं ज़रूर आपको BA प्रथम वर्ष का इतिहास विस्तृत रूप से, है ना, ये तो हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं, मैं आपको विस्तृत रूप से उसे भी पढ़ा दूंगी, लेकिन स्टूडेंट्स की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कितने स्टूडेंट हैं जो BA प्रथम वर्ष का इतिहास मुझसे पढ़ना चाहते हैं। तो पहले आप कमेंट करके मुझे बताइए। यदि क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो मैं आपको वो इतिहास भी पढ़ा दूंगी, क्योंकि यहाँ पे हर छात्र की या छात्रा की मदद की जाती है इस चैनल पे। आप लोग द हाइट्स जो ये चैनल है, ये आपका पूरा साथ देगा, आपके अधिकारी बनने के सफ़र में यह हमेशा आपको अपने साथ में मिलेगा। कभी भी मैं आपका साथ छोड़कर बीच में नहीं जाऊँगी। आपको पूरा अध्ययन, पूरा हर टॉपिक में, आप मुझे जिस भी टॉपिक की आपको समस्या हो कि ये मुझे समझ में नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। कभी ना कभी उस पर बेस्ड लेक्चर जरूर बनेगा, ताकि आपकी समस्या खत्म हो जाए पूरी तरीके से। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद, और यदि लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे लेक्चर सीरीज़ आप इजीली आपको मिल जाए और आप देखते रहें। और यदि ये वे लोग देख रहे हैं ये लेक्चर जिनके काम का नहीं है ये, तो आप इसे शेयर कीजिए उन लोगों के पास जिन्हें ऐसे लेक्चर्स की आवश्यकता है। अब लेक्चर को यहीं दी एंड करते हैं। नमस्कार।